हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएमपीसी 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। इससे पहले भी चैनल पर एमएमपीसी 7 के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी ज़रूर देखना। उसमें भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर किए हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना। ऑल्सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट ज़रूर चेक करना फॉर लिंक। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। देखो, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज भेजने तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि जब रिसीवर उस मैसेज को समझकर अपना रिस्पॉन्स या फीडबैक देता है तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। ओके, अब इस प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेंडर, देन एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड देन फीडबैक। ओके, इन एलिमेंट्स को समझते हैं। देखो, सबसे पहला एलिमेंट तो होता है सेंडर, मतलब जो मैसेज भेजता है। उसके बाद होती है एनकोडिंग, मतलब जिसमें सेंडर अपने थॉट्स को वर्ड्स एंड सिंबल्स में कन्वर्ट करता है। फिर आता है मैसेज, यानी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेट की जा रही है। उसके बाद होता है चैनल, यानी मैसेज किस मीडियम से भेजा जा रहा है, जैसे ईमेल या फ़ोन या फिर फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन। उसके बाद आता है रिसीवर, मतलब जो मैसेज रिसीव करता है। फिर होती है डिकोडिंग, डिकोडिंग के थ्रू उसका मीनिंग समझा जाता है उस मैसेज का। एंड देन लास्ट में होता है फीडबैक, मतलब जो कम्युनिकेशन को टू वे बनाता है, बिकॉज फीडबैक से ही सेंडर को पता चलता है कि मैसेज सही तरह से समझा गया है या नहीं। ठीक है, सो ये होता है पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और इसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब बात करते हैं शेनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। देखो, ये कम्युनिकेशन का एक फेमस लीनियर मॉडल है जिसे शेनॉन और वीवर ने डेवलप किया था। इस मॉडल के मेन एलिमेंट्स है इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर और डेस्टिनेशन। ठीक है, और इस मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉइस। तो सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। देखो, नॉइस का मतलब है कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस जो मैसेज को अफेक्ट करे। ये फिजिकल नॉइस भी हो सकती है, या फिर लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, या फिर नेटवर्क इशू भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर कम्युनिकेशन में नॉइस ज़्यादा है तो रिसीवर तक ओरिजिनल मैसेज सही तरह से नहीं पहुंच पाएगा। राइट, सो यही वजह है कि शेनॉन वीवर मॉडल कम्युनिकेशन में क्लियर मैसेज और प्रॉपर चैनल की इंपॉर्टेंस बताता है। ओके, अब इस मॉडल के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो है इंफॉर्मेशन सोर्स, मतलब यहाँ से मैसेज ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसमीटर, मतलब उस मैसेज को सिग्नल या फिर सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे हम बोलते हैं तो हमारी वॉइस ट्रांसमीटर का काम करती है। राइट, उसके बाद है चैनल, मतलब वो मीडियम जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल करता है, जैसे टेलीफोन या ईमेल या फिर फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन। उसके बाद होती है नॉइस, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस जो मैसेज को अफेक्ट करे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया नेटवर्क इशू, या फिर बैकग्राउंड नॉइज, या फिर लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, उसके बाद होता है रिसीवर, मतलब रिसीवर उस सिग्नल को दोबारा मैसेज में कन्वर्ट करता है और उसका मीनिंग समझता है। देन लास्ट होता है डेस्टिनेशन, मतलब वो फाइनल पर्सन या ऑडियंस जिसके लिए मैसेज भेजा गया था। ओके, सो ये होते हैं शेनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। एक चीज़ और याद रखना, शेनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। देखो, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वर्ड्स या लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करना। ठीक है, अब इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं, पहला ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा रिटन कम्युनिकेशन। तो देखो, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें मैसेज बोलकर कम्युनिकेट किया जाता है, जैसे फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन करना, या फिर फ़ोन कॉल्स या मीटिंग्स, या फिर इंटरव्यूज़ या प्रेजेंटेशंस। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। ठीक है, दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन, इसमें मैसेज लिखकर कम्युनिकेट किया जाता है, जैसे ईमेल्स के थ्रू, या फिर बिजनेस लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस या फिर मेमोज। ठीक है, अब रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज ये है कि इसका परमानेंट रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो ये तो होता है वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिना वर्ड्स के अपने थॉट्स या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। अब इसके भी कई इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं।
जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब स्माइल, एंगर या फिर सैडनेस जैसे एक्सप्रेशंस भी हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करना। देन उसके बाद है जेस्चर्स, मतलब हैंड मूवमेंट्स, थम्स अप या फिर हेड नोडिंग, ठीक है। ये सभी कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद होता है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट हमारे कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट को शो करता है। उसके बाद है पोस्चर, मीन्स हमारे बैठने या खड़े होने का तरीका भी एक मैसेज कम्युनिकेट करता है। उसके बाद है पैरा लैंग्वेज, मतलब इसमें टोन, पिच और स्पीड ये सब कंसिडर किया जाता है। मतलब कई बार हम क्या बोलते हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे बोलते हैं, ठीक है, हमारी टोन, पिच और स्पीड। उसके बाद आता है अपीयरेंस, मीन्स ड्रेसिंग सेंस और पर्सनैलिटी। ये भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। सो ये सब होते हैं नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए बातें हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो समझते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है। देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो ऑफिशियल चैनल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। मतलब ये नेचुरली एम्प्लॉयज़ के बीच डेवलप होता है और इसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अब इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, लेकिन कई बार र्यूमर्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी सर्कुलेट हो सकती है इससे, ठीक है। तो ये तो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स की। तो सबसे पहला टाइप तो है सिंगल स्ट्रैंड चेन। मतलब इस टाइप में एक पर्सन इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एक दूसरे पर्सन तक पास करता है, फिर वो अगले पर्सन को बताता है। मतलब इस तरह से इन्फॉर्मेशन एक चेन में आगे बढ़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्प्लॉय ए ने एम्प्लॉय बी को बताया, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन दी, बी ने सी को और सी ने डी को, ठीक है। तो ये होता है सिंगल स्ट्रैंड चेन। सेकेंड होती है गॉसिप चेन। मतलब इसमें एक पर्सन एक ही इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑफिस में किसी एम्प्लॉय ने किसी एक एम्प्लॉय की प्रमोशन की न्यूज़ सभी एम्प्लॉयज़ को बता दी, ठीक है। सो दिस इज गॉसिप चेन। उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी चेन। मतलब इस टाइप में इंफॉर्मेशन रैंडमली किसी भी पर्सन के पास जा सकती है, ठीक है। इसमें मतलब कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एम्प्लॉय रैंडमली किसी भी कलीग को ऑफिस की न्यूज़ बता दे, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी चेन, और ये मतलब आगे ऐसी पास होती जाएगी। देन होती है क्लस्टर चेन। अभी सबसे कॉमन टाइप है। इसमें एक पर्सन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है और फिर वही लोग अपने सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीम लीडर अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है, और वो कुछ मेंबर्स अपने क्लोज कलीग्स को बता दे। सो दिस इज क्लस्टर चेन, ठीक है। सो ये होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। तो सबसे पहले तो समझते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंस होता क्या है। देखो, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर इंफॉर्मेशन को प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना, ठीक है। इसका पर्पस होता है इंफॉर्मेशन शेयर करना, इंक्वायरीज करना, कंप्लेंट सॉल्व करना और बिजनेस रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, ओके। अब देखते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के इंपॉर्टेंट टाइप्स। तो सबसे पहले तो है बिजनेस लेटर्स। देखो, बिजनेस लेटर्स का यूज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है, जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स, बैंक्स या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। देन सेकंड होते हैं बिजनेस ईमेल्स। मतलब आज के टाइम में सबसे कॉमन मोड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन तो ईमेल ही है, ठीक है। इसका यूज़ फास्ट और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। उसके बाद आते हैं मेमोज, यानी कि मेमोरेंडम। मेमो क्या होते हैं? मेमो एक इंटरनल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसका यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ या फिर डिपार्टमेंट्स के बीच अनाउंसमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस या फिर पॉलिसी चेंजेस कम्युनिकेट करने के लिए होता है, ठीक है। देन उसके बाद होते हैं नोटिसेस। नोटिस का यूज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक साथ सभी एम्प्लॉयज़ या मेंबर्स तक पहुंचाने के लिए होता है, ठीक है। फिर आते हैं सर्कुलर्स। अब सर्कुलर्स एक ही मैसेज को एक साथ कई लोगों या डिपार्टमेंट्स को भेजने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कंपनी की कोई न्यू पॉलिसी या फिर हॉलीडे अनाउंसमेंट करना, ठीक है। उसके बाद होती है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, एनालाइज और प्रेजेंट किया जाता है ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, ओके। आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब डिफरेंट कल्चर्स, कंट्रीज या फिर बैकग्राउंड्स के लोग एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसे हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि देखो हर कल्चर की लैंग्वेज, वैल्यूज़ और कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होती है, इसलिए इन डिफरेंसेस को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। सबसे पहला एलिमेंट तो है लैंग्वेज।
देखो, अगर लैंग्वेज क्लियर ना हो या फिर ट्रांसलेशन सही ना हो तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है? इसलिए सिंपल और ईज़ी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। मतलब देखो, हर कल्चर के अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स होते हैं। मतलब जो बिहेवियर एक कंट्री में एक्सेप्टेबल है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कल्चर में भी हो, ठीक है? देन थर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जैसे बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट्स, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है? इनका मीनिंग भी हर कल्चर में अलग हो सकता है, इसलिए नॉन वर्बल सिग्नल्स को भी समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कस्टम्स या फिर एटिकेट्स, मतलब ग्रीटिंग स्टाइल, ड्रेस कोड, डाइनिंग मैनर्स और बिजनेस एटिकेट्स, ये भी हर कल्चर में डिफरेंट होते हैं, ठीक है? सो इनका रिस्पेक्ट करना भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। ओके। उसके बाद है टाइम ओरिएंटेशन, मतलब कुछ कल्चर्स टाइम को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जबकि कुछ कल्चर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो इस डिफरेंस को समझना भी इंपॉर्टेंट है। देन लिसनिंग एंड रिस्पेक्ट मीन्स क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग, ओपन माइंडेडनेस और दूसरे कल्चर का रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? बिकॉज यही ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। सो ये कुछ डिफरेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में कंसिडर किए जाते हैं। ओके। अब देखते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब सेंडर का मैसेज रिसीवर तक क्लियरली और एक्यूरेटली पहुंच जाए और रिसीवर उसे सही तरह से समझ भी ले, ठीक है? सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? सो अब देखते हैं मेजर बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो है बेटर कोऑर्डिनेशन। मतलब देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, ठीक है? मतलब सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होती है, जिससे काम भी स्मूथली होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया बेटर कोऑर्डिनेशन। सेकंड है हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब जब इंस्ट्रक्शंस क्लियर होते हैं तो इससे कन्फ्यूजन और मिस्टेक्स कम होती है, और इससे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, राइट? थर्ड, बेटर डिसीजन मेकिंग, मतलब सही और टाइमली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को बेटर डिसीजंस लेने में भी हेल्प करती है। ओके। देन फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिड्यूस करता है, जिससे वर्क प्लेस एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव बनता है, ठीक है? उसके बाद है एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड मोरल, मतलब जब एम्प्लॉयज़ की बात सुनी जाती है और उन्हें प्रॉपर फीडबैक मिलता है तो इससे उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता है। ओके। देन स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बीच नहीं बल्कि कस्टमर्स के साथ भी ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन बिल्ड करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी इंप्रूव होती है, राइट? उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मतलब जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है तो इससे टीम वर्क भी इंप्रूव होता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली अचीव भी कर पाता है, ठीक है? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एट वर्क प्लेस। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।